नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जल भराव से पीड़ित किसानों ने उठाई ऋण स्थगित करने की मांग। किसानों की मांगों को लेकर इनेलो ने किया प्रदर्शन। उत्तर पुस्तिका मुद्रण प्रणाली के विरोध में शिक्षा बोर्ड में कर्मचारियों का रोष जारी। बिजली ओवरलोड से मिलेगी राहत, शहर में बदली जा रही केबल। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद ने जारी किए व्हाट्सएप नंबर। विद्यांतरिश स्कूल में नो मोबाइल क्लब के 50 बच्चे हुए पुरस्कृत। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर निकली शोभा यात्रा। सरसों की फसल पर धोलिया रोग, किसानों की बढ़ी चिंता। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय किसान सभा ने समाधान शिविर में बरसात के कारण फसल खराबे के पीड़ित किसानों के बैंक ऋण वसूली स्थगित करके इसका ब्याज माफ करने, प्राइवेट बसों में वरिष्ठ नागरिकों व छात्रों को छूट देने इत्यादि के मुद्दों को उठाया। किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व जिला संयुक्त सचिव डॉक्टर बलबीर ठाकर ने उपायुक्त को बताया कि बारिश के कारण किसानों की 70% फसलें नष्ट हो चुकी है। किसानों के भारी नुकसान को देखते हुए उन्होंने फसल ऋण वसूली को स्थगित करके ब्याज को माफ करने की मांग की। किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश व जिला संयुक्त सचिव डॉक्टर बलबीर ठाकर ने कहा कि किसानों की 100% फसलें नष्ट हो गई हैं, फिर भी बैंक किसानों को ऋण व ब्याज भुगतान के लिए कानूनी नोटिस भेज रहे हैं, जबकि किसान अब इस हालत में नहीं है कि वे अपना लिया हुआ ऋण ब्याज समेत लौटा सके। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा में बकाया ऋण को स्थगित किया जाए तथा ऋण के ब्याज की माफी की जाए। इसलिए जिला प्रशासन राज्य सरकार को एक अनुमोदित प्रस्ताव भेजे कि जिले के किसानों का 1 वर्ष के लिए ऋण स्थगित हो तथा बाढ़ पीड़ित किसानों का ऋण व ब्याज माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि रोडवेज विभाग के तहत चलने वाली प्राइवेट लिमिटेड बसों में सीनियर सिटीजनों व छात्र छात्राओं के लिए जो सरकारी बसों की तरह छूट मिलती थी वह उन्होंने बंद कर दी और पूरा किराया लेते हैं, जबकि प्राइवेट बस ऑपरेटरों को यह अधिकार नहीं है। उनका उच्च न्यायालय में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। आज हमने किसान सभा की तरफ से हमारा प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त समाधान शिविर में गए थे। हमने 2-3 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा तो ये है कि पिछले 2-3 साल से किसान बहुत संकट में है और इस साल तो भारी बारिश से 50% से ऊपर फसल जो है नष्ट हो गई है जिले में, पूरे जिले में। और जो 3 दर्जन से ज़्यादा गांव में जल भराव और बाढ़ आई है वहाँ तो 100% फसल नष्ट होगी, रबी फसल की भी संभावना नहीं। बैंक रिकवरी के लिए लीगल नोटिस दे रहे हैं, किसानों को दबाव डाल रहे हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है और 30-40% भी खराब हो जाती हैं फसलें, तो वहाँ जो है ना वो स्थगित किया जाता है लोन और कैश क्रेडिट का टर्म लोन में बदल देते हैं, जहाँ 2 साल से 5 साल तक का पीरियड दिया जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कम से कम 1 साल तो स्थगित किया जाए और बाढ़ पीड़ित और जल भराव पीड़ित गांव में ये जो ने लोन जो ब्याज जो लगता है उसका कम से कम वो माफ किया जाए इन किसानों का। और पूरे जिले में जो है 1 साल से 2 साल के बीच ये किस्तें और जो रिकवरी है वो स्थगित की जाए। मैं डॉक्टर बलबीर ठाकर, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज मुख्यतः हम जिला शिकायत निवारण समिति में आमतौर पर जो जनता की बसों में प्राइवेट सोसाइटी बस में जो यात्रा करते हैं, विशेष तौर पे वरिष्ठ नागरिक है, जो सरकार का ये फैसला है कि प्राइवेट सोसाइटी बसें वो सभी शर्तें मानेंगी जो सरकारी बसें मानती हैं। उसके नाते वरिष्ठ नागरिकों को 50% किराए के साथ यात्रा करने का प्रावधान है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एक हाईकोर्ट की याचिका का नाम लेकर, जिसमें सिर्फ संबंधित विभागों को नोटिस हुआ है, किसी तरह का कोई स्टे नहीं हुआ है, लेकिन वो यात्रियों के साथ, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और फोर्सफुल्ली छात्राओं के साथ और फोर्सफुल्ली उनसे पूरा किराया लेते हैं और देख लेने की धमकी देते हैं। और इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोक दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसानों और आम जन की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया।
इनेलो के पूर्व विधायक ओम प्रकाश गोरा और जिला अध्यक्ष अशोक ढाणीमाहू के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान सेल के जिला अध्यक्ष अजीत बागरी ने की। इनेलो नेताओं ने भाजपा सरकार पर किसान और आमजन विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध की समस्याओं ने अपनी जड़ मजबूत कर ली है। इसके कारण आम नागरिक बेहद परेशान है। इनेलो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक मार्च किया और वहां उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इनेलो जिला अध्यक्ष अशोक ढाणीमाऊ व पूर्व विधायक ओम प्रकाश गोरा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अन्नदाताओं को मुश्किलों की परेशानियों के भंवर में धकेल दिया है, जिसके चलते आय दोगुनी तो दूर की बात, उन्हें अपनी मेहनत का रुपया भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी नहीं जा रही, खेतों में हुए जल भराव की निकासी नहीं हो रही और बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इन गंभीर समस्याओं के समाधान की तरफ कोई ध्यान न देकर सिर्फ झूठी और खोखली वाहवाही लूटने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में सिर्फ किसान ही परेशान नहीं, आमजन को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और प्रदेशाध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी के निर्देशानुसार आज हरियाणा प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन धरना जो आज किसान पीड़ित, दुखी और परेशान है, उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, सावनी की फसल बर्बाद हो चुकी है, साडी की फसल की बिजाई की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही और ना उनको कोई मुआवजा मिला है और ना किसी तरह का जिसके किसान की थोड़ी बहुत फसल हुई है ना उसका एमएसपी मिल रहा है। चाहे वो बाजरा हो, धान हो, कोई भी जिन्स हो, उसका एमएसपी भी नहीं मिल रहा। तो हम आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से यहाँ भिवानी ज्ञापन दिया है उनके माध्यम से कि सरकार इस पर थोड़ा सा संज्ञान ले और किसान की समस्याओं का समाधान करे। सरकार जो कुछ भी कह रही है सारा ढकोसला है, सारा दिखावा है, धरातल पर सरकार कुछ नहीं कर रही। आज का जो प्रदर्शन, जैसा कि हमारे प्रभारी ने बताया कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी रामपाल माजरा जी प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों के फसल को एमएसपी पर खरीदे और जो किसानों के खेतों में पानी भराया हुआ है सरकार उसकी जल्दी निकासी करे और जो फसल बारिश की वजह से बर्बाद हुई है उसका भी वो जल्दी से जल्दी मुआवजा दे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन व तृतीय श्रेणी कर्मचारी संगठन ने संयुक्त रूप से शिक्षा बोर्ड परिसर में द्वार सभा का आयोजन किया। इस द्वार सभा की अध्यक्षता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन के प्रधान सत्यवीर स्वामी एवं जितेंद्र दलाल ने की तथा मंच का संचालन महासचिव सोमवीर सिंह पूनिया ने किया। द्वार सभा में महासचिव सोमवीर सिंह ने बताया कि संगठन द्वारा बार बार मांग उठाने के बावजूद बोर्ड प्रशासन मांग मानने के बजाय उल्टा उनकी जायज आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारी संगठन के महासचिव सोमवीर सिंह ने बताया कि संगठन द्वारा बार बार मांग उठाने के बावजूद बोर्ड प्रशासन मांग मानने की बजाय उल्टा उनकी जायज आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने मुद्दों को हल करने की बजाय संगठन के एक नेता का तबादला द्वेष भावना के साथ फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में किया। प्रशासन की इस ओछी हरकत को लेकर तमाम कर्मचारियों में काफी रोष है। इस दौरान मुख्य तौर पर पिछले दिनों से उत्तर पुस्तिका मुद्रण के कार्य को लेकर उठाए गए मुद्दे को लेकर सभी कर्मचारियों में आक्रोश दिखा। सर्व कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष मास्टर सुदर्शन सरोहा ने कहा कि उत्तर पुस्तिका मुद्रण का कार्य विचार विमर्श किए बगैर गोपनीय सेल को सौंपा गया है, उससे इस कार्य की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। उन्होंने बोर्ड प्रशासन को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि प्रशासन अब भी हठ धर्मिता अपनाते हुए संस्था हित की मांगों को नहीं मानता है तो वे सर्व कर्मचारी संघ शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों के साथ मिलकर आंदोलन की राह अपनाने पर मजबूर होंगे। मैं सत्यवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन का राज्य प्रधान। आज ये हमने अपनी मांग मुद्दों को लेकर द्वार सभा बुलाई है और 15 अक्टूबर को हमने 12 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को दिया था। उस पे प्रशासन द्वारा हमारे संगठन के साथ कोई बातचीत नहीं की गई और न ही कोई समाधान किया गया बातचीतों का। मुख्य रूप से जो आंसर बुक है
उसको लेकर हम मतलब ये कर रहे हैं। आंसर बुक आज से जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से लेकर अब तक पब्लिकेशन ब्रांच के माध्यम से इसका मुद्रण का कार्य किया गया है, परंतु बोर्ड प्रशासन ने आनन फानन में बिना बोर्ड कमेटी के या बोर्ड बैठक में ले जाए बगैर बिना उसके कोई मतलब इस चीज का औचित्य नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल सेल को उसको मुद्रण का कार्य दिया गया है, उसकी हम निंदा कर रहे हैं कि जो पब्लिकेशन के माध्यम से बाकायदा इसका मुद्रण का जो टेंडर होता था उसमें पारदर्शिता थी, जो भी फर्म कम से कम रेट जो आता था उसको हम मतलब उसका आंसर बुक का प्रिंट का कार्य देते थे। और कॉन्फिडेंशियल हम ये पूछ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी और जनता के बीच में भी हम ये मुद्दा ले जाएंगे कि ये बता जी कि आंसर बुक कब से कॉन्फिडेंशियल। आज जो शिक्षा बोर्ड परिसर में जो शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी धरना दे रहे हैं, एक तो हम श्रम कर्मचारी संघ की तरफ से इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। दूसरा, जो शिक्षा बोर्ड का जो कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठा लगातार धरना दे रहा है, मतलब बोर्ड प्रशासन बात नहीं सुन रहा है, ये तानाशाह रवैया अपना रहा है, इसकी श्रम कर्मचारी संघ घोर निंदा करता है। दूसरा, मैं बताना चाहते हैं आपको कि श्रम कर्मचारी संघ हमेशा बातचीत में विश्वास रखता है, कभी टकराव की स्थिति में नहीं आता। हम बोर्ड प्रशासन, बोर्ड के चेयरमैन से और सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करते हैं श्रम कर्मचारी संघ की तरफ से कि इनको बातचीत को बुलाकर इनका मांगों का समाधान किया जाए। इनकी कोई आर्थिक डिमांड नहीं है, ये जो मांग है इनकी बोर्ड को बचाने की मांग है। जैसे उत्तर पुस्तिका का जो मामला है, बोर्ड प्रशासन पहले उत्तर पुस्तिका का जो छपवाता था तो उसका टेंडर जारी करता था, तो ओपन टेंडर जारी होता था, जो फर्म कम पैसे में उत्तर पुस्तिका छापती थी उसको टेंडर दिया जाता था। लेकिन आज बोर्ड ने गोपनीय कर दिया इसको, तो इससे लग रहा है कि कुछ न कुछ इसमें वो कुछ होने वाला है। मतलब बोर्ड या तो इसको क्लियर करे कि हम सबके सामने मतलब गोपनीय करेंगे तो सबके सब बताएंगे कि इसका ये इस रेट में छपवा रहे हैं। दूसरा, एस्टेट की परीक्षा को काफी दिन हो गए हैं, जब एस्टेट की परीक्षा हुई तब बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम 3 दिन में रिजल्ट इसका जारी कर देंगे, लेकिन आज लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया समय। मतलब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एस्टेट की परीक्षा पास हो जाए, हमारा उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है। बिजली आपूर्ति में सुधार करने के लिए हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम के द्वारा 120 किलोमीटर लंबी 4 कोर केबल को बदलकर सिंगल कोर केबल डाली जा रही है। बिजली निगम के द्वारा कमजोर हो चुकी केबल को भी बदल दिया गया है। इस बारे में निगम के एक्सीएन संजीव दलाल ने बताया कि नई केबल डालने के बाद ओवरलोडिंग की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा और शहर वासियों को बार बार लग रहे बिजली के कर से भी छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के 21 फीडरों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा ताकि बिजली का निर्बाध रूप से वितरण किया जा सके। बिजली निगम द्वारा पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत शहर में बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है। कार्यकारी अभियंता संजीव दलाल ने बताया कि बिजली आपूर्ति में और सुधार के लिए निगम शहर में 4 कोर केबल के स्थान पर सिंगल कोर केबल डाल रहा है। शहर में लगभग 120 किलोमीटर लंबी 4 कोर केबल के स्थान पर सिंगल कोर केबल डाली जा रही है। इस कार्य के साथ निगम प्रभावित क्षेत्रों में कमजोर हो चुकी केबल को भी चेंज कर दिया जाएगा। बिजली केबल व पोल के कार्य पूरे होने के बाद निगम फीडरों से बिजली ओवरलोड को भी हटाएगा। इसके लिए निगम ने आरंभ में 21 फीडरों का चयन किया है। बिजली निगम शहर में बीटीएम रोड, 132 केवी पावर हाउस आदि से शहर में बिजली सप्लाई को 2 भागों में बांटने का कार्य करेगा ताकि पावर हाउस से शहर में अलग अलग हिस्सों में बिजली सप्लाई हो सके। इससे पावर हाउस में भी ओवरलोडिंग की समस्या का समाधान होगा, वहीं फीडरों व ट्रांसफार्मरों में भी ओवरलोडिंग का निदान हो जाएगा। मैं अशोक गोयल, सर्कल सेक्रेटरी एसपीसी वर्कर यूनियन भिवानी। देखिए, हमारे शहर में जो आरडीएसएस का काम चल रहा है, ठीक है, उसमें बढ़िया तारें लगा करके अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इसकी जो तारों की क्वालिटी है वो ठीक रख करके और यह काम करवाया जाए, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। पीछे भी हमारा एक साथी राजेश एक्सपायर हो गया, इसी तरह ये आगे हादसे ना हो, इसको लेकर के अच्छी क्वालिटी की तारें डलवा करके और शहर में सौंदर्यीकरण भी होगा और तारें उतरेंगी तो चोरी भी नहीं होंगी और आमजन को भी परेशानी नहीं होगी। दिन प्रतिदिन जो हादसे हैं वो रोकने का काम होगा। देखिए, आने वाली गर्मियों में निजात बिजली के एक लिप वायर से नहीं, वायर के साथ साथ हमारा जो लोड इतना बढ़ा हुआ है उसके अनुसार इसकी क्षमता भी हमें बढ़ानी होगी, तब जाकर के ये गर्मियों की समस्या दूर होगी। भिवानी में आरडीएस स्कीम के तहत 60 करोड़ का काम अलॉट हो रखा है, जिसमें 30 करोड़ का 31 करोड़ का काम सिटी डिवीजन में होना है। उसमें 6 सब डिवीजन आती है, तो शाम की 2 सब डिवीजन है, एक भिवानी खेड़ा और 3 सब डिवीजन है यहाँ भिवानी की रूरल और दो शहर की और एक रूरल की है। तो उसमें जो काम है वो तो कंडक्टर आर्गुमेंटेशन का है, जो जिसपे लोड ज्यादा है, जो गर्मियों में तार टूटते हैं उसके बाइफर्केशन का काम है।
इसके अलावा जहाँ एलटी में कंडक्टर है, सीएसआर है, तो उसको थेफ्ट चोरी अवॉइड करवाने के लिए और ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो और ब्रेकडाउन कम से कम हो, वहाँ एलटी में 120, 95 और 50 mm की 6 करोड़ की लागत से वो डलवाई जा रही है केबल। हाँ बिल्कुल, अगली गर्मियों के लिए इससे जरूर फायदा मिलेगा। उसमें ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन कम होंगी और सही, और जो लोग चोरी करते हैं उनका भी इतना मतलब डायरेक्ट सिस्टम से एक्सेस नहीं हो पाएगा कि वो डायरेक्ट हुकिंग नंगे तारों पे लगा के अपनी पीवीसी लगा सकें, क्योंकि अब उसके साथ केबल लगा दी जाएगी और केबल एक्सीडेंट को भी रोकती है और चोरी को भी रोकती है। भिवानी शहर को स्वच्छ बनाने और कचरा उठान की आ रही शिकायतों के समाधान के लिए नगर परिषद प्रशासन के द्वारा एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत नगर परिषद के व्हाट्सएप नंबर 8053609453 और 8053609445 जारी करते हुए यह कहा कि वार्ड वासी अपने गंदगी युक्त क्षेत्र की फोटो के साथ इन नंबरों पर शिकायत भेज सकते हैं। डीएमसी गुलजार मलिक ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था बनाए रखने में नगर परिषद प्रशासन का सहयोग करे और कूड़े को इधर उधर ना फेंके। डीएमसी गुलजार मलिक ने बताया कि डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसके चलते नगर परिषद ने व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर गंदगी के स्थान का फोटो जियो लोकेशन के साथ व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की जा सके। इसके अलावा डोर टू डोर कचरा उठान की शिकायत के समाधान, वार्ड, गली या कॉलोनी में कचरा उठान के लिए ऑटो टिपर नहीं आते हैं तो उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने सफाई के इस अभियान में इतना इनिशिएटिव लिया। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 24 अगस्त 2025 से 25 नवंबर 2025 तक हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमें निर्देशित है कि पूरे शहर को हमें साफ करना है। उसी निर्देशानुसार हमने पूरे शहर को 4 जोन में डिवाइड करके, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज थे उन सबको 4 जोन में हमने डिवाइड किया हुआ है और उन सब से हम सफाई का जो काम है जो करवा रहे हैं। और इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में 12 जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स थे वो होते थे, आज वो घट करके 11 रह गए हैं। और एक भी सिर्फ इस वजह से रह गया क्योंकि उसके नीचे से कोई सीवरेज की पाइपलाइन है वो हो नहीं पाया और उसमें हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा। तो हमने सभी 11 जीवीपीज को हमने ब्यूटीफाई कर दिया है और वहाँ पे वेस्ट टू बेस्ट का जो मटेरियल है, कुछ जो पुराने टायर थे फटे हुए, कुछ और लकड़ी की चीजें थी, उनसे हमने कुछ कलाकृति वहाँ पे करवाई है ताकि लोगों के अंदर एक सफाई का, स्वच्छता का मैसेज जाए। और आप कोई भी वहाँ पे जाकर के देख सकता है कि पहले वहाँ पे कूड़े के ढेर लगते थे और आज वहाँ पे हमने वॉल पेंटिंग करवा करके और उन जीवीपी को खत्म कर दिया है। 6 हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स हैं, इनको भी हम जल्द ही विद इन 1 वीक और 2 वीक्स हम इनको खत्म कर देंगे। सेकेंडरी पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे तंग गलियां होती हैं वहां से जो कूड़ा है रेडी के माध्यम से ला करके बाहर डाला जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो बाहर डालने से गंदगी और बदबू फैलती है। तो उसको हमने अल्टरनेट ये किया है कि जहाँ पे कूड़ा डालते हैं वहां पे हम जो हमारे गार्बेज की जो ट्रॉली है वो खड़ी करवाएंगे ताकि वो खुले में कूड़ा न डाल करके उस ट्रॉली के अंदर कूड़ा डाले और वहां से फिर हमारा जो एडब्ल्यूएम की जो साइट है वहां पे लेके जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट्स भी जल्दी खत्म कर दिए जाएंगे। और इसमें हमने 2 व्हाट्सएप नंबर भी जारी करे हैं आम जनता के लिए, 8053609453 और दूसरा नंबर है 8053609445। ये 2 व्हाट्सएप नंबर नगर परिषद ने करीब 2 महीने पहले जारी किए थे। इन पे कोई भी कचरे की शिकायत कोई भी आमजन कर सकता है और इनको हमने टाइमलाइन रखी हुई है 48 आवर्स की, लेकिन हम इनसे पहले ही इसको हम खत्म करके उसी नंबर पे वापस उसको जियो टैगिंग के साथ फोटो भेजते हैं कि आपने जो शिकायत करी थी उसका समाधान करके हमने आपको वापस फोटो भेजी है। इसका काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। अभी तक इसमें करीब 110 के आसपास शिकायतें आई हैं और उन सब का हमने समाधान करके वापस लोगों को भेजा है, जिसमें उनके अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा काम नगर परिषद कर रही है। विद्या अंतरिक्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मोबाइल से दूरी बनाने वाले विद्यार्थियों को एक विशेष असेंबली आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर स्कूल की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर आरती ने बताया कि करीब 50 बच्चों को विशेष पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्या अंतरिक्ष स्कूल का फोकस रहता है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो। इसी दिशा में प्रयास करते हुए हमने बच्चों का एक नो मोबाइल ग्रुप बनाया है, जिसमें बच्चे मोबाइल से दूर रहते हैं।
विद्यांतरिक्ष स्कूल की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर आरती ने बताया कि स्कूल का फोकस यहां पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर रहता है और इसी दिशा में प्रयास करते हुए बच्चों का नो मोबाइल ग्रुप बनाया है, जिसमें बच्चे मोबाइल से दूर रहते हैं। हर 3 महीने में इस तरह से बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। पहले बच्चों के पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता है और उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि किन बच्चों को पुरस्कृत करना है। स्कूल प्रिंसिपल सुरेखा सिवाच ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हर चीज के लिए मोबाइल पर निर्भर रहना गलत है। आज बच्चों को कोई भी जवाब चाहिए होता है तो वो तुरंत मोबाइल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी मानसिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि सफल करियर बनाने को लेकर बच्चों पर बहुत प्रेशर है। इस मानसिक दबाव को कम करने और बच्चों की एक बेहतर करियर बनाने में मदद करने के लिए स्कूल जल्द ही फाउंडेशन कक्षाएं शुरू कर रहा है। या फिर आपको कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि लोग आपको बुलाएं। मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी मेरे को कि बेटा देखो, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है ना तो अब एक काम ऐसा कर लो जो कोई ना कर सके। होते जो ईंट वगैरह पत्थर वगैरह फेंकता है, देखते हो ना बेटा। ओके, उसने कहा था कि अगर आप एक फोराम फेंकते हो ना ऊपर दूसरी सेकंड मंजिल पर फर्स्ट फ्लोर पर, तो सिर्फ ऐसे फेंको कि अनूप जैसा कोई फेंक ही ना सके। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं सुरेखा सिवाच। मैंने यहाँ एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया है। अब सबसे पहले तो मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दूंगी। जैसे कि हम लोगों ने एक मोटिव चला रखा है, दे रखा है, नो मोबाइल फोन्स, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वो ज्यादा ध्यान दे सकें। बच्चों ने किताब छूना ही बंद सा कर दिया है। सारे आंसर्स के लिए वो डिपेंड रहते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पर उसके आदी होना, अत्यधिक जो भी चीज करते हैं वो बहुत ज्यादा करने पे नुकसान होता है। तो इसी के ऊपर हम अपने बच्चों को पुरस्कृत करते हैं जो मोबाइल फोन्स छोड़ते हैं और बुक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ हमने स्कूल में 6 to 10 तक के फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किए हैं ताकि बच्चों का बेस स्ट्रांग हो सके, कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो सके, वो क्रिटिकल थिंकर बन सके और अपने अच्छा से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सके। जैसे कि आने वाले टाइम पे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं उनको बर्डन ना महसूस हो और वो रिदम में एक रेगुलरिटी के बेसिस पे सारे चैलेंजेस, सारे स्टडीज के एडवांस फॉर्म सीख सकें। तो यही हमारा उद्देश्य है। हम अपने स्कूल को स्पोकन इंग्लिश एनवायरनमेंट पहले से ही है और ज्यादा एनरिच करेंगे और होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। विद्यांतरिक्ष में हम मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं बच्चों की। आज का युग जो है वो इस तरह का है कि सोशल मीडिया का, पीयर प्रेशर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है और मुझे लगता है कि स्कूल के पढ़ाने के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मेंटल हेल्थ पे भी काम करें। तो आज जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है वो एक नो मोबाइल क्लब के नाम से, काफी साल से हम इस तरह का एक इनिशिएटिव रखते हैं जिसमें बच्चे मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते और पेरेंट्स हमें इस चीज का प्रूफ देते हैं और फिर हम उनको सम्मानित करते हैं। तो आज जो ग्रुप को सम्मानित किया गया है, जिनको प्राइज दिए गए हैं, उन बच्चों ने मोबाइल से दूरी बनाए रखी और पिछले 3 महीने से उन्होंने दूरी बनाए हुए है। तो उन बच्चों को हमने सम्मानित किया है। ये विद्यांतरिक्ष की मेंटल हेल्थ के प्रति जो एक करबद्धता है, प्रतिबद्धता है, उसका एक उदाहरण आपके सामने है। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश उत्सव के 2 दिन पूर्व शहर में कीर्तन करके पंच प्यारों की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में निकाली गई झांकियों के माध्यम से गुरु नानक देव जी के द्वारा दिए गए सेवा, एकता और भाईचारे के संदेशों का अनुसरण करने का लोगों से आह्वान किया गया। शोभा यात्रा में भारी संख्या में जन सैलाब ने भाग लिया। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिन पहले शहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब से की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। इंद्र मोहन प्रधान ने बताया कि शोभा यात्रा में पंच प्यारों की अगुवाई में कीर्तन दरबार सजी। संगत ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए नगर कीर्तन में बच्चों ने पंच प्यारों और गुरबाणी के संदेशों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर गुरु के उपदेशों पर चलते हुए लोगों ने सेवा, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ये नगर कीर्तन बोले सो दयाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। ये नगर कीर्तन हमारे सैकड़ों सालों से चला आ रहा परंपरा है। ये हम गुरुपुरब से 2 दिन पहले निकालते हैं, 1 दिन बीच में रेस्ट रखते हैं। कल रेस्ट का दिन है, परसों गुरुपुरब है। आज ये नगर कीर्तन में जत्था है, वह है उसका गतका का जत्था मानसा से, पटियाला से फौजी बैंड आए हुए हैं
और भिवानी का शंकर बैंड है, ये अपने कर्तव्य दिखाएंगे। पंच प्यारे हैं, उनकी अगुवाई में आगे फूलों की वर्षा हो रही है, पहली बार करा हमने ऐसा। और ये गुरु नानक जी का 551 जन्मदिन है, प्रकाश उत्सव है जो सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। उन्होंने 13-13 का संदेश दिया, वंड के खाओ, मतलब सबको बांट के खाओ। हर मौसम में किसानों के लिए नई आपदा लेकर आता है। पहले बरसात के कारण फसल खराबा और अब सर्दी की शुरुआत में सरसों की फसलों में धोलिया कीट की बीमारी किसानों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इस बारे में परेशान किसान बृजपाल, भागीरथ और करमवीर ने बताया कि वे पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, लेकिन अब बरसात के बाद फिर से सरसों की फसल में बीमारी का लगना उनकी चिंता को बढ़ा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने बताया कि अक्सर पछेती फसल में इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं। उन्होंने किसानों को दवाइयों का छिड़काव करने की सलाह दी। किसान अब तक बारिश की मार व जल भराव की मार झेल भी नहीं पाए थे कि अब सरसों में धोलिया कीट की मार से उन पर समस्या के बादल छा गए। किसान बृजपाल, भागीरथ, करमवीर ने बताया कि अचानक इस सरसों की फसल पर धोलिया रोग लग गया। धोलिया रोग में सरसों के पत्तों पर सफेद निशान हो जाते हैं। धीरे धीरे सफेद रंग बढ़ जाता है और फसल पाउडर की तरह हो जाती है। किसानों को अब अपनी फसल की चिंता सता रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने बताया कि इस तरह की बीमारी ज्यादा पर पछेती फसल पर आ जाती है। उन्होंने बताया कि इस फसल पर दवाई डालनी चाहिए। अगर बीमारी की शुरुआत है तो किसानों की फसल बच सकती है, अगर यह फसल पर ज्यादा लग जाए तो फसल पर बचाव मुश्किल है। मेरा नाम बृजपाल है, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी। पहले तो बरसात की वजह से बाजरा बर्बाद होगी, फसल सारी बर्बाद होगी बार बार। अब सरसों बोई है तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। धौलिया की बीमारी है, 60-70% उगाई हुई सरसों भी खत्म हो गई है। और खाद भी बहुत डाली और ये दवाई भी बहुत डाल रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप मेहरबानी करके और कोई खाद बीज इसका अलग से खाद बताएं, दवाई, जिससे बच सके, नहीं तो 60% तो बिल्कुल खत्म होगी। क्या नाम आपका? भागीरथ नाम है जी, गाँव रिवाड़ी खेड़ा। पहले बाजरा बोया जी, बाजरा नहीं हुआ, पानी की वजह से खत्म हो गया। और ईब सरसम बोई है, सरसम भी बहुत ज्यादा खत्म होगी। जामुनवासा ही बहुत कम था, लेकिन अब कीड़ा लग रहा है इसमें। वो कीड़ा नहीं जा रहा, दवाई मार ली कई तरह की। अब तो नो समझो जी सरसम भी खत्म ही है। कितने नुकसान है? नो मान लो जी बहुत ज्यादा नुकसान है। पहले तो बाजरे का नुकसान हो गया कम से कम जी, सरसम का भी 7-8 हजार रुपए का बुआई का और नुकसान, और फिर खाली रहेगा खेत। ठेका भी घर से लगेगा जी। अब की बार तो काफी लॉस में है जमींदार। मेरा नाम करमवीर है, गांव रिवाड़ी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। मैं एक किला और ठेका में लिया था। पहले बाजरा बोया तो बारिश की वजह से पूरा खराब हो गया, और अभी इसमें सरसों बोई, सरसों अच्छी बढ़िया लगी, लेकिन धोलिया की वजह से ये सारी खराब हो रही है। और सरकार ने एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे भाई खाद बीज ऐसी बढ़िया निकालो, ताकि थोड़ी जमींदार को नुकसान कम हो और पैदावार ले। जिस तरह मैंने ठेका में लिया, मेरा ठेका ही पूरा नहीं हुआ इस साल का, ये किला खाली रह जाएगा ऐसे ही। पूरा धोलिया ने सरसों बर्बाद कर दी। धोलिया जो है वो कीट है, एक प्रकार का कीड़ा है जिसको पेंटेड बग भी कहते हैं। तो ये जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है सरसों की फसल का, तब जब टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तब ये आता है। तो इसमें लक्षण क्या है कि जो अपनी मतलब 4-5 पत्ती की अवस्था होती है तब आता है ये। और सफेद सफेद रंग का, जैसे जब ये रस चूसेगा वहां से पत्तों से, छोटे पत्तों से, तो उसमें वहां पे सफेद सफेद रंग का जो है वो निशान सा पड़ जाता है, इसलिए इसको धोलिया कीट के नाम से जानते हैं। इसके ये लक्षण है। तो एक तो ये 2 अवस्थाओं पे आता है, एक तो जब अंकुरण की अवस्था पे, जब 4 से 5 पत्ती की अवस्था है, और दूसरा जब हमारी फलियां बन जाती हैं उस समय पे भी ये जो है वो आक्रमण करता है। उस समय पे ये क्या करता है, जो हमारे दाने बने हैं फलियों में, उनसे ये उनका जो ऑयल कंटेंट है, तेल की मात्रा है, उनको मतलब उसको सक करके चूस के और वो उसको कम कर देता है, जिससे हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है जो सरसों की। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो शुरुआती अवस्था है हमारी सरसों की फसल की, जैसे अभी जो है 4-5 पत्ती की अवस्था है, उसमें हम मैलाथियन दवाई का 200 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिला के और उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, जब ये बड़ी अवस्था में आता है, मैच्योरिटी के टाइम पे आता है फलियां बनने के बाद, तो हम इसी दवाई का, मैलाथियन दवाई का ही 400 ml की मात्रा
400 लीटर पानी में मिला के और 1 एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करेंगे तो जो इसकी समस्या है धूलिया कीट की वो नहीं आएगी। इसके अलावा एक समस्या और आ रही है कि जब हम उसको जड़ को निकाल के देखेंगे सरसों की पौधे की, तो उसमें सफेद रंग की जो तने के आसपास और जड़ों में वो फफूंदी दिखाई देगी सफेद रंग। और अब चलते चलते साल 2019 के बाद भारतीय परिवारों की औसत संपत्ति 48% बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान उन पर कर्ज का बोझ 102% बढ़ गया है। इसके पहले भारतीय परिवारों की बचत में भारी गिरावट के तथ्य सामने आ चुके हैं। परिवारों में बचत की घटी क्षमता के कारण उन पर कर्ज बढ़ने और उनकी संपत्ति घटने के रुझान ने अब और ठोस रूप ले लिया है। कोरोना काल के बाद से ही यह प्रवृत्ति उजागर होने लगा था, जो लगातार गंभीर होती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने इसी बात की पुष्टि की है। इसमें बताया गया है कि 2019 के बाद से भारतीय परिवारों की औसत संपत्ति 48% बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान उन पर कर्ज का बोझ 102% बढ़ गया है। इसके पहले रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से ही यह जाहिर हुआ था कि भारतीय परिवारों की बचत में कोरोना काल के बाद भारी गिरावट आई है। फिर बचत के निवेश में उनकी प्राथमिकताएं भी बदली है। हालांकि बैंकों में बचत को जमा करने का चलन अभी भी है, मगर पिछले कुछ वर्षों के दौरान म्यूचुअल फंड्स औसत परिवारों की खास पसंद बनी है। बहरहाल खास पहलू बचत में गिरावट है, जिस वजह से पर्सनल या अन्य ऋण लेकर जरूरी खर्चों को पूरा करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। संपत्ति में गिरावट का संबंध भी बचत से है। एक तर्क यह हो सकता है कि बचत में कमी उपभोग की बढ़ी प्रवृत्ति के कारण आई है, मगर यह आंशिक सच ही है। जिस दौर में तमाम दूसरे आंकड़े आमदनी गतिरुद्ध होने तथा ऊंची मुद्रास्फीति दौर के वास्तविक आय में गिरावट का संकेत देते रहे हैं और बाजार में कमजोर मांग को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जल भराव से पीड़ित किसानों ने उठाई ऋण स्थगित करने की मांग। किसानों की मांगों को लेकर इनेलो ने किया प्रदर्शन। उत्तर पुस्तिका मुद्रण प्रणाली के विरोध में शिक्षा बोर्ड में कर्मचारियों का रोष जारी। बिजली ओवरलोड से मिलेगी राहत, शहर में बदली जा रही केबल। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद ने जारी किए व्हाट्सएप नंबर। विद्यांतरिश स्कूल में नो मोबाइल क्लब के 50 बच्चे हुए पुरस्कृत। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर निकली शोभा यात्रा। सरसों की फसल पर धूलिया रोग, किसानों की बढ़ी चिंता। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।